मात्र 24 वोटों से मिली विधायकी आगे उन्हें 4 बार का सांसद बनाएगी, यह कौन जानता था। तो यदि मोदी जी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो क्या स्थानीय स्तर पर किसी को भी भाजपा का टिकट देकर जीत हासिल की जा सकती है। जातिगत समीकरण उनके खिलाफ है और दुर्ग का मतलब भी होता है किला। विजय बघेल अभी बीच के रास्ते में दिखते हैं, उन्हें जल्द ही कोई एक रास्ता चुनना होगा। नमस्कार, जय जोहार। दुर्ग लोकसभा सीट से लगातार 4 बार निर्वाचित होने वाले सांसद स्वर्गीय ताराचंद साहू छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़ना तो हर कोई नेता चाहेगा और चाहेगा कि उसका भी आगाज ऐसा ही हो, लेकिन वो यह कभी नहीं चाहेगा कि अंजाम भी ताराचंद साहू जी जैसा हो। ताराचंद साहू वो दिग्गज किरदार रहे जिन्होंने उस दुर्ग क्षेत्र को भाजपा का गढ़ बनाया जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाम रखता था। ताराचंद साहू ने 1990 में गुंडरदही विधानसभा सीट से कांग्रेस के वासुदेव चंद्राकर को हराकर एक नई कहानी लिखनी शुरू की थी। जी हाँ, ये वही वासुदेव चंद्राकर हैं जिनके नाम पर भूपेश बघेल ने अपनी सरकार में कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग का नाम रखा था। वासुदेव चंद्राकर कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। नई पीढ़ी को भले ही उनके बारे में पता ना हो, अपने दौर में उन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। ताराचंद साहू ने कांग्रेस के चाणक्य वासुदेव चंद्राकर को मात्र 24 वोटों के अंतर से हराया था। मात्र 24 वोटों से मिली विधायकी आगे उन्हें 4 बार का सांसद बनाएगी, यह कौन जानता था। ताराचंद साहू ने लगातार 4 बार सांसद निर्वाचित होकर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र को भाजपा के कमल के लिए सरोवर बना दिया। ताराचंद के समर्थकों की माने तो जिस व्यक्ति ने कमल खिलाने के लिए सरोवर बनाया, जब उसे अधिकार और पद देने की बारी आई तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब इसी अवज्ञा की वजह से ताराचंद साहू ने अलग पार्टी बनाई थी। उन्हें अलग पार्टी बनाने के बाद उनके विरुद्ध प्रचार कराया गया कि वे पद लोलुप हैं और डॉक्टर रमन सिंह से चिढ़कर पार्टी से ज्यादा खुद की सोच रहे हैं। इस पर उनके समर्थक कहते हैं ताराचंद साहू दुर्ग क्षेत्र में बिहारी मूल के नेताओं के सामने छत्तीसगढ़िया आवाज थे। उन्होंने अपनी राजनीति में छत्तीसगढ़िया को ऊपर रखा, छत्तीसगढ़ियावाद को ऊपर रखा, छत्तीसगढ़ियों को ऊपर रखा। भाजपा को यह बात पसंद नहीं आई थी। कहते हैं समय घूमकर वहीं आता है जहां से प्रक्रियाओं का पहिया घूमना शुरू होता है। आज भाजपा से लगातार 2 बार जीतकर दुर्ग के भाजपाई किले के नए सिपह सलाहकार सांसद विजय बघेल के बारे में एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं उनका भी भविष्य ताराचंद साहू जैसा ना हो। विजय बघेल जब तक पार्टी लाइन में चलते हुए शांत हैं, सब ठीक रहेगा। यदि वे अपनी गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं से खटकने लगे तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भाजपा के बारे में पूरे देश में यह बात फेमस हो चुकी है कि अब सांसद का चेहरा कौन है, भाजपा इसकी परवाह नहीं करती। वो मान चुकी है वोट मोदी के नाम पर पड़ते हैं। अब यदि यहाँ भविष्य का समीकरण देखा जाए तो यदि मोदी जी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो क्या स्थानीय स्तर पर किसी को भी भाजपा का टिकट देकर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं जनता जल्दी भूल जाती है, उसे चुनाव के समय बीते दौर की बातें याद नहीं रहती, मगर ताराचंद साहू को लोग भूले नहीं हैं। ताराचंद साहू अपनी अनदेखी की वजह से भाजपा से नाराज हुए थे, अपनी अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच रखा था। आज उनकी पार्टी मिट गई है, लेकिन नई पार्टी बनाकर भाजपा को चुनौती देने की उनकी नीति पर फिर से चर्चा होने लगी है। ताराचंद साहू फिर से प्रासंगिक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा बिहारियों को प्रश्रय देने, उन्हें नीति निर्धारकों में शामिल करने और सलाहकारों के रूप में सरकार के आजू बाजू रखने के आरोपों से घिरी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इसकी खबर है, लेकिन लगता नहीं वे अभी इसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर मानकर चल रहे हैं। वे स्वयं सरगुजा क्षेत्र से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उधर झारखंड और बिहार का असर है। आखिर साय को अपनी व्यक्तिगत राजनीति भी तो देखनी है। बहरहाल दुर्ग क्षेत्र में इस समय स्थानीयता और बाहरी को लेकर एक तनाव बना हुआ है। सामाजिकता में यह बात पसर रही है कि भाजपा बिहारियों को छत्तीसगढ़ियों से ज्यादा महत्व देती है। बिहार तिहार जैसे आयोजन ने आशंका को और भी बलवती बना दिया है। भाजपा के अंदर भी छत्तीसगढ़िया स्वर रखने वाले नेता अंदर ही अंदर बौखलाए हुए हैं। यह बौखलाहट कभी भी बड़ा हंगामा बन सकती है। ये मेरी बात आप नोट कर रख लें। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि विजय बघेल इस समय दुर्ग क्षेत्र के इकलौते ऐसे नेता हैं
जिन पर छत्तीसगढ़िया आवाज बुलंद करने का भरोसा किया जा सकता है। वही आवाज जो ताराचंद की थी और जिसकी अनुगुंज अभी भी बनी हुई है। ताराचंद साहू और विजय बघेल की तुलना दुर्ग क्षेत्र और उनकी छत्तीसगढ़िया पहचान की वजह से होना लाजिमी है। ताराचंद साहू 4 बार सांसद रहे, लेकिन उनकी तुलना में डॉक्टर रमन सिंह पहली बार में ही सांसद बनकर केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाए गए। यही नहीं, ताराचंद प्रदेश अध्यक्ष बने और उनका भी स्थान डॉक्टर रमन सिंह को दिया गया। वे आगे मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि रमन सिंह का उदय ताराचंद के लिए अस्त साबित हुआ। ताराचंद साहू के मन में इससे केवल एक टीस न हुई होगी, पूरा एक घाव हुआ होगा, जिसका परिणाम था छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच। ताराचंद साहू की राजनीति में उनके साहू होने को हमेशा भाजपा में उनके योगदान से अधिक आंका जाता था। कहा जाता था कि ताराचंद साहू इसलिए 4 बार सांसद बने क्योंकि साहू समाज खुलकर और एक होकर उनके लिए वोट करता था। अपनी पार्टी बनाने के बाद ताराचंद साहू ने 2009 में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के खिलाफ चुनाव लड़े। उस समय छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बातें राजनीति को अधिक प्रभावित नहीं करती थी, भले ही राज्य बन चुका था। ताराचंद साहू सरोज पांडे को न हरा सके। साहू वोट बैंक जरूर उनके साथ था, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के कोर वोटर थे। और सबसे बड़ी बात, ताराचंद साहू को भाजपा के बागी के रूप में दिखाया गया था। सरोज पांडे के साथ भाजपा का संगठन और खुद उनका नाम था। उस समय सरोज पांडे की तेज तर्रार छवि ने मतदाताओं को प्रभाव डाला था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस समय तो भाजपा के कार्यकर्ताओं और सरोज पांडे की छवि ने काम किया, जिसकी वजह से जातिगत समीकरण नहीं दिखा। लेकिन अब स्थिति बदलती दिखाई देती है। सरोज पांडे अपनी राजनीतिक जमीन दुर्ग क्षेत्र से खो चुकी हैं। सरोज पांडे के खिलाफ 2 बातें की जाती हैं। पहली, जातिगत समीकरण उनके खिलाफ है। साहू, कुर्मी और सतनामी समाज उनके पक्ष में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरोज पांडे वर्ष 2013-14 की मोदी लहर में भी चुनाव हार गई थी और इसका मुख्य कारण साहू समाज का आक्रोशित होना था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ही कथित तौर पर सरोज पांडे ने साहू समाज के पदाधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। यह मामला मीडिया में खूब उछला। इस थप्पड़ की गुंज ने सरोज पांडे की राजनीति के सुर सुन्न कर दिए। मोदी लहर में जहां छत्तीसगढ़ की 10 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, वहीं केवल 1 सीट जहां सरोज पांडे जैसी कद्दावर नेता थी, वो दुर्ग भाजपा हार गई। और दुर्ग का मतलब भी होता है किला। भाजपा को भी दुर्ग क्षेत्र में सरोज पांडे की सियासत सिमटने का पता है। तभी इन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में कोरबा से मौका दिया गया, जहां भी वे हार गई। कह सकते हैं वे संगठन में अपने पहुंच के चलते राजनीतिक चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन जमीन पर उनका जितना कठिन हो गया है। राज्य सरकार ने उनके भाई राकेश पांडे को खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष बनाया है। यह बताता है कि सरोज पांडे को अभी प्रदेश संगठन की अंदरूनी सियासत से दरकिनार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में कान दे और अंदर की फुसफुसाहट सुने तो दुर्ग में सरोज पांडे का स्थान लेने वाले 2 बार के सांसद विजय बघेल को दरकिनार किया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समीकरण और कयास क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। विजय बघेल साल 2019 और साल 2024 में 2 बार बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। सन 2019 में उन्हें कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर से तकरीबन 3,92,000 अधिक वोट मिले थे। इससे भी बड़ी जीत उन्हें 2024 में मिली। विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को 4,38,000 से अधिक वोटों से हराया। यह जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि सामने साहू समाज से उम्मीदवार था। इसका मतलब यह निकलता है कि विजय बघेल ने जातिगत समीकरणों, खासकर साहू समाज के मतदाताओं को साधने में सफलता पाई थी। वरना सरोज पांडे से नाराज साहू समाज भाजपा की राजनीति बदल सकता था। विजय बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं और स्थानीय स्तर पर पाटन इलाके में उनके कट्टर प्रतिद्वंदी भी माने जाते हैं, वे 2 बार की बहुत बड़ी जीत के बाद भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा नाम नहीं बन पाए। यह आश्चर्यजनक है। 2 बार लगातार दुर्ग लोकसभा की सीट निकालने के बाद कहा जा रहा था कि विजय बघेल केंद्र में मंत्री जरूर बनेंगे, बल्कि मंत्री बनाने के लिए पहला नाम ही उनका होगा। मगर वे मंत्री नहीं बन पाए। यहाँ तक कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी गिने गए। उन्हें भूपेश बघेल का दुर्ग क्षेत्र में प्रभाव कम करने के लिए भी श्रेय मिलता है। इतना सब हासिल करने के बाद भी विजय बघेल सोचते जरूर होंगे उनसे कहाँ कमी रह गई, उन्हें मान क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन
ये दुर्ग के दायरे तक की बातें हैं। असल मसला यह है कि संगठन स्तर पर उनकी 2 बार की बड़ी जीत को मोदी लहर के नाम पर खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ताराचंद साहू के बारे में कहा जाता था कि वे साहू वोटरों के भरोसे 4 बार सांसद बने और जैसे ही भाजपा छोड़ी हार गए। विजय बघेल की जीत के पीछे मोदी का नाम होने की बात सही है, पर इतनी भी नहीं कि विजय बघेल केवल मोदी फैक्टर की वजह से 2 बार जीते हैं। विजय बघेल इस बात से वाकिफ थे कि सरोज पांडे ने साहू समाज को नाराज कर एक बहुत बड़ा गड्ढा किया है, जिसे भरना आसान नहीं है। विजय बघेल इस समय दुर्ग लोकसभा के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय हैं और सरोज पांडे की तुलना में अपने बेहतर व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि बिहारी वोटरों को साधने के लिए वे अपने आसपास बिहार मूल के सलाहकार इकट्ठे कर रखे हैं। इससे उनकी ताराचंद साहू की तरह छत्तीसगढ़िया नेता होने की छवि पर आघात हो रहा है। दुर्ग भिलाई भाजपा संगठन में यह बात काफी उछल रही है कि विजय बघेल बिहारियों से सलाह लेकर आगे कदम रखते हैं। उनके बिहार मूल के कथित सलाहकारों से भाजपा संगठन के लोगों का बैर भी बताया जाता है। विजय बघेल ने इन बातों को सामने से आकर नहीं काटा, मगर भिलाई में हुए विवादित बिहार तिहार के विशेष अतिथियों में होने के बाद भी वे कार्यक्रम में नहीं आए। उनके साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने भी शिरकत नहीं की। साफ था विजय बघेल अपनी स्थानीय राजनीति और स्थानीय जनभावनाओं से अनभिज्ञ नहीं है। वे उतने सपाट नेता नहीं है जैसी प्रदेश स्तर पर उनकी इमेज है। इस तरह विजय बघेल ने विरोधियों के नैरेटिव को अपने सॉफ्ट एक्शन से जवाब दिया। बिहार तिहार में उनका नहीं जाना एक बोल्ड स्टेप था। विजय बघेल को भली भांति पता है यदि उन्होंने सरोज पांडे की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की भावना पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी भी राजनीतिक गर्त में जा सकती है। वे प्रदेश भाजपा में अपने कद को लेकर कितने खबरदार हैं पता नहीं, लेकिन भाजपा के अंदर का कोई समीकरण या कोई नेता जरूर उनके खिलाफ काम कर रहा है, वरना कोई कारण विजय बघेल को लूप लाइन में रखने का दिखाई नहीं देता। जैसे ताराचंद साहू की तुलना में रमन सिंह संगठन के आगे रहे और उनकी राजनीति बहुत आगे चली गई, फिलहाल विजय बघेल के सामने ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनकी राजनीति सिमटा दे। दूसरा पहलू यह भी है कि विजय बघेल अभी तक ताराचंद साहू जैसा कद नहीं बना पाए हैं जिससे वे प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं में गिने जाएं। विजय बघेल के जनाधार के बारे में नहीं के बराबर बातें होती है। मीडिया में भी विजय बघेल के जनाधार की खबरें कम ही आई हैं। विजय बघेल का ये जो पत्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी कहानी यह है 2023 विधानसभा के लिए विजय बघेल प्रदेश संयोजक बनाए गए। घोषणा पत्र में उनके द्वारा किए हुए वादे सरकार बनाने के बाद पूरी ना हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किए गए वादों का याद दिलाया। यह शिकायत बताती है विजय बघेल को अपने सियासी वजूद की फिक्र है। वे मान रहे हैं दुर्ग की राजनीति का पलड़ा कभी भी इधर से उधर हो सकता है। वर्ष 2024 के चुनाव में राजेंद्र साहू अपनी जातिगत स्थिति के बावजूद उनके मुकाबले काफी कमजोर थे। कांग्रेस अपनी परंपरागत गुटबाजी में डूबी थी। राजेंद्र साहू पर भूपेश बघेल का उम्मीदवार होने का ठप्पा लगा हुआ था। नतीजा रहा कि साहू मतदाताओं ने विजय बघेल को राजेंद्र साहू से बेहतर ही माना। विजय बघेल छत्तीसगढ़िया भावना को सर्वोपरि रखने वाले नेता के रूप में अपना दम भरते उससे पहले ही उनके कथित बिहार प्रेम की हवा बनाने वालों ने उनके खिलाफ पहली कामयाबी तो हासिल कर ली है। विजय बघेल अभी कुछ साल पहले ठेठ छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में भूपेश बघेल के विरुद्ध तुरुप का इक्का करार दिए जा रहे थे। अब उनकी छत्तीसगढ़िया होने की पहचान मिटाए जाने की राजनीति सतह पर आती लगती है। अगर उनकी छत्तीसगढ़िया भावनाओं को उठाने वाले की पहचान मिटी तो वे सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे और यहाँ तक कि देवेंद्र यादव की कतार में खड़े नजर आ सकते हैं, जिनके लिए बिहारी मतदाता बहुत मायने रखते हैं। विजय बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री होने तक के दावेदार थे, इससे दुर्ग तक रह जाएंगे। एक क्षेत्र विशेष तक बंध जाने या बांध दिए जाने के बाद नेता का भविष्य क्या होता है, यह बताने के लिए भी अभी वर्तमान के उदाहरण बृजमोहन अग्रवाल है। जाहिर सी बात है, न भाजपा और न कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दुर्ग क्षेत्र से कोई दूसरा ताराचंद साहू देखना नहीं चाहती। विजय बघेल अभी बीच के रास्ते में दिखते हैं। उन्हें जल्द ही कोई एक रास्ता चुनना होगा। ये तो समय बताएगा विजय बघेल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। चलिए आने वाले एपिसोड में हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे और भी राजनीतिक गलियारों की बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप मुझको सब्सक्राइब करना,
लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छे वीडियोस और भी अंदर की बातें निकाल कर लेकर आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद। मैं आपका देवव्रत।